नमस्कार साथियों, ग्रोथ मोड एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ मोड यूपीएससी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज इस विशेष श्रृंखला के तहत एक और महत्वपूर्ण कानून देखेंगे जो कि इस श्रृंखला का 73वां उपाख्यान होगा या 73वां एपिसोड होगा, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 यानी कि मोटर वाहन अधिनियम 1988। एक और रेगुलेटिंग एक्ट है जो कि सरकार को शक्तियां प्रदान करता है, सरकार के लिए एक रेगुलेटिंग मैकेनिज्म जो है पैदा करता है, ताकि सरकार उस मैकेनिज्म का उपयोग करके कोई भी विशेष क्षेत्र का विनियमन कर सके। काफ़ी सारे कानून हमने देखे हैं जो कि अपने आप में रेगुलेटिंग स्वभाव के हो, अपने आप में विनियमनकारी जो है स्वभाव के हो, जिनमें फूड्स सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, आरबीआई एक्ट है या अन्य ऐसे कई सारे एक्ट है जो कि अपने आप में रेगुलेटिंग स्वभाव के हैं और सरकार को एक प्रकार की रेगुलेटिंग शक्तियां प्रदान करते हैं, साथ ही एक रेगुलेटिंग तंत्र का भी सृजन करते हैं। आज का यह कानून जो है वो थोड़ा सा व्यापक है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव है। आज का उपाख्यान भी थोड़ा सा व्यापक होने वाला है क्योंकि यहाँ कानूनी जो प्रावधान है वही अपने आप में डिटेल्ड फॉर्म में है। काफ़ी सारे अध्यायों में यह कानून जो है वो बटा है, तो चीज़ों को देखेंगे, सेम मोडस ऑपरेंडी से चीज़ों को देखेंगे। सबसे प्रथम परिचय की चर्चा करेंगे, फिर उसके पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे, फिर इसके उद्देश्य एवं प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे। अंततः इसमें कोई अगर संशोधन किए हैं तो उसको देखकर चलेंगे और अंत में हम इसकी आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही अच्छा यहाँ सेशन होने वाला है। साथ ही यह पूरी की पूरी श्रृंखला हमारी इस पुस्तिका के ऊपर आधारित है जो यहाँ हमारे पास फिजिकल फॉर्म में भी है। बहुत ही फाइनली डिजाइंड है, फाइनली क्राफ्टेड है, मात्र और मात्र संधि सेवक है जो परीक्षार्थी है उनको उपयोगी बने उसी दृष्टि से जो इसका निर्माण, इसका सृजन किया गया है। प्लस यहाँ मैं आपको परीक्षा लक्षी एक एनालिसिस प्रदान करके यह चीज़ें जो बुक में दी गई है उन चीज़ों को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। इनमें मेरा भी कुछ रिसर्च है, मेरे भी कुछ दृष्टिकोण होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो इस तरीके से एक परीक्षा लक्षी यहाँ पूरी की पूरी श्रृंखला बनाने का हमारा उद्देश्य है। अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात, जो कि अपने आप में आज का मेन टॉपिक है, जिसे इंट्रोडक्शन से शुरू करना है हमें और माइंड मैप के जरिए चीज़ों को समझेंगे ताकि तेजी से स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझा जा सके। जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इट रेगुलेट्स ऑलमोस्ट ऑल द नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ सरकार को मोटर व्हीकल यानी कि जो मार्ग परिवहन है, जो रोड ट्रांसपोर्ट है, उस क्षेत्र में सरकार को विनियमनकारी शक्ति प्रदान करने के लिए यह कानून लाया गया था। एंड इट एक्चुअली कवर्स द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि सारे परिदृश्यों को यहाँ अपने में यह सम्मिलित करता है मार्ग परिवहन के यह कानून। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु कहता है करंट एक्ट रिप्लेसेस द अर्लियर 1939 एनेक्टमेंट टू प्रोवाइड फॉर प्रोविजंस दैट आर इन लाइन विद डेवलपिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसपोर्ट 1939 व्हिच वाज अ कॉलोनियल, यानी कि यह एक उपनिवेशवादी कह सकते हैं कानून था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था और उनके सिद्धांतों को ध्यान में रखते ही बनाया गया था। मगर आज का जो यह कानून है, जो आज की कवर स्टोरी है इस उपाख्यान की, इस एपिसोड की, वो अपने आप में स्वतंत्र भारत में बना है। इनफैक्ट 1988 में बना है। हालांकि उसका जो बेस है, जो फंडामेंटल्स है, वो यही कानून से लिए है। वो यूनाइटेड किंगडम की ही जो सिस्टम है उनमें से ही लिए गए हैं, वो बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। मगर एक अपडेटेड कानून आज भारत में प्रवर्तमान है। एनेक्टमेंट टू प्रोवाइड फॉर प्रोविजंस दैट आर इन लाइन विथ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, क्योंकि दिन प्रतिदिन आज विज्ञान जो है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो परिवहन के साधन, इसमें तेजी से फेरफार आ रहा है। टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें एनरोल हो रही है। तो यहाँ इन सारे परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए एक यहाँ नया कानून लाया गया है। ये बात रही दूसरे बिंदु की। फिर उसके पश्चात देखें तो स्पेशल फीचर ऑफ दिस एनेक्टमेंट is that while providing for license and permitting norms, it also provides for road safety provisions. Yes, तो यहाँ लाइसेंस का भी कार्य है इस कानून के तहत किया जाता है। जो वाहन पंजीकरण है, जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, वो भी इस कानून के तहत ही किया जाता है। जो इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस, वो भी इस कानून के तहत ही विनियमन होता है। ठीक है, आप देखिए कितना व्यापक यह कानून है और लगभग रोड ट्रांसपोर्ट के सारे एस्पेक्ट्स को ये अपने आप में सम्मिलित करता है।
सारे एस्पेक्ट्स को यह कवरेज प्रदान करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रोड सेफ्टी प्रोविजंस। यस, रोड सेफ्टी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कल अगर देखें तो मार्ग अकस्मात की जो संख्या है वो बढ़ गई है। इनफैक्ट पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग अकस्मात होते हैं, और इनके ऊपर कई सारी स्टडीज भी है, आप गूगल कर सकते हैं। मगर एक स्टडी जो मुझे याद आ रहा है वो कहता है कि प्रति 4 मिनट मार्ग दुर्घटना में एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु होती है, प्रति 4 मिनट। ठीक है, तो आप उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है मार्ग अकस्मात की, वो समझ सकते हैं, उसकी गंभीरता भी समझ सकते हैं। तो इनफैक्ट दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर रोड सेफ्टी प्रोविजंस एज वेल। ठीक है, परमिटिंग, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, आई मीन व्हीकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों के अलावा इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर रोड सेफ्टी प्रोविजंस। तो ये भी एक अपने आप में इस कानून की अच्छी बात है। फिर उसके पश्चात देखें तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एनेक्टमेंट विथ ओवर 200 प्रोविजंस डिवाइडेड इनटू 14 चैप्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक व्यापक विधान है, तो यहाँ आज का उपाख्यान भी थोड़ा सा व्यापक होने वाला है, क्योंकि हम प्रति चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते चलेंगे। एक संक्षिप्त जो है दृष्टिकोण से देखेंगे, मगर हमें 14 के 14 अध्याय जो है वो देखने हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है वो भी हमें देखनी है। तो कुल 200 से अधिक प्रोविजंस है भारत के ये संविधान में, 400 से अधिक प्रोविजंस है, तो ये उससे हाफ है। तो आप इसका साइज जो है वो समझ सकते हैं। और साथ ही ये 200 के 200 जो प्रावधान है वो 14 अध्यायों में विभाजित है। देन एक्ट has been amended several times. The recent amendment was in year 2019. Yes, so this is a very latest amendment which is mentioned here. Otherwise, the act has been amended several times. यानी कि कई बार इसमें संशोधन किया गया है। This chapter almost deals with every aspect of road transport, starting from permits and license to compensation in event of an accident. जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसा मार्ग परिवहन का परिदृश्य बाकी नहीं है जो इस कानून में जो है उसको स्थान न मिला हो, या यह कानून उस पर्टिकुलर विशेष परिदृश्य के ऊपर बात ना करता हो। ठीक है, इतना व्यापक यह कानून लाया गया है ताकि सरकार को मार्ग परिवहन में या मार्ग परिवहन के क्षेत्र में या उपक्षेत्र में विनियमनकारी शक्तियां प्रदान हो, एवं नीति और जो कानूनी व्यवस्था है वो भी बरकरार रहे। तो यह बात रही इसके परिचय की। अब हमें इसकी पृष्ठभूमि देखनी है कि 1988 का जो कानून है जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है, उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, उसका उद्भव जो है वो पूरी प्रक्रिया क्या थी। माइंड मैप की दृष्टि से ही देखेंगे ताकि अच्छी तरीके से चीज़ों को मुद्दे के बाद मुद्दे में देखा जा सके। सबसे प्रथम, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 was amended many times. Now the need to felt a draft a completely new code. Yes, 1939 भी काफ़ी सारी बार अमेंड किया गया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप कह सकते हो कि एनरोलमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्ट या रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी बार यह पुराने कानून में भी संशोधन किया गया था, मगर अब एक फ्रेश कानून की ज़रूरत है, एक फ्रेश नए कानून की ज़रूरत है जो कि समकालीन जो मांगे हैं उनको परिपूर्ण कर सके। दूसरा बिंदु कहता है न्यू एक्ट शुड बी सो ड्राफ्टेड दैट इट एड्रेसेस। देखिए, ये 3 पर्टिकुलर बिंदु के तहत या बिंदुओं के आधार पर यह नया कानून जो है वो गढ़ा गया। और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि नए गढ़े हुए कानून में ये 3 बिंदुओं का खास करके ध्यान रखा गया, जिनमें सबसे प्रथम है अपडेटेड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, पैसेंजर एंड फ्रेट मूवमेंट पैटर्न्स एंड अपकमिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये 3 बिंदुओं का ध्यान यहाँ इस नए कानून में रखा गया ताकि मार्ग परिवहन को और बेहतर और अच्छा बनाया जा सके। देन आफ्टर वेरियस कमिटीज लाइक नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमिटी एंड अदर इंक्लूडिंग लॉ कमीशन रिकमेंडेड ए न्यू एनेक्टमेंट। यस, तो काफी सारी कमिटीज ने नए एनेक्टमेंट के लिए अनुशंसा दी कि भाई एक भारत को नए फ्रेश कानून की जरूरत है जो समकालीन मांगों को परिपूर्ण कर सके। और इस तरीके से इन सारे समितियों की अलग अलग कमिटी, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, उनकी अनुशंसा से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट जो है वो फाइल किया। देन आगे देखें तो therefore in 1984 a working group was tasked to suggest a comprehensive legislation by examining current motor vehicle provisions. Yes, तो वर्किंग ग्रुप और जो वर्किंग ग्रुप होता है, आई एम सॉरी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट
जो विषय तज्ञ होते हैं, जो सब्जेक्ट स्कॉलर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको चुन के उनका एक ग्रुप बनाती है जिन्हें टास्क दिया जाता है। और इस तरीके से एक ग्रुप को यहाँ टास्क दिया गया और उनको कहा गया कि भाई आप नया एक बिल जो है वो ड्राफ्ट कीजिए इन रिलेशन विथ मोटर व्हीकल एक्ट, और जो प्रवर्तमान प्रावधान है पुराने कानून के उनको भी पहले देखिए, उनका अभ्यास कीजिए, उनका अध्ययन कीजिए, फिर बाद में नई जो पॉलिसी है या नया कानून जो है उसको घड़िए। फिर दिस वर्किंग ग्रुप फ्रेम्ड ए ड्राफ्ट ऑफ मोटर व्हीकल बिल्स। फाइनली दिस ड्राफ्ट अमेंडमेंट वाज पास्ड एज अ मोटर व्हीकल एक्ट इन 1988, और वही वर्किंग ग्रुप के द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया, एक कच्चा चिट्ठा पूरे अधिनियम का, और वही कच्चा चिट्ठा आगे जाकर एक कानून बना, उसने एक कानून का स्वरूप धारण किया जो वर्ष 1988 में हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से यह पूरा जो कानून है वो उद्भव हुआ। पुराने कानून में कई सारे बार जो है फेरफार किए गए, मगर फिर भी समकालीन मांगे जो है वो परिपूर्ण नहीं हो रही थी कहीं ना कहीं। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार को काफ़ी सारी कमिटीज़ ने, इंक्लूडिंग नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी और लॉ कमीशन, ऐसे बड़ी बड़ी जो समितियां थी, उन्होंने भी सरकार को अनुशंसा दी। सरकार ने उन अनुशंसाओं को ध्यान में लिया, एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया, वर्किंग ग्रुप को यह ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी इस पर्टिकुलर बिल या कानून का बिल बनाने की। उस वर्किंग ग्रुप ने अध्ययन करके बिल बनाया, एक कच्चा चिट्ठा जिसे ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, और आगे जाकर यही ब्लूप्रिंट अपने आप में एक नया कानून बना, नए कानून में रूपांतरित हुआ। ठीक है, तो दिस वाज द होल बैकग्राउंड। अब हमें यहाँ से इसके उद्देश्य देखने हैं, फिर बाद में इसके प्रमुख प्रावधानों की भी चर्चा करेंगे। उद्देश्य में कई सारे हैं, विच आर लिस्टेड हियर, वी विल गो वन बाय वन। The primary objective of the act was to consolidate the law concerning the motor vehicle and to provide a comprehensive legislation that provides provision for all of the following. Yes, तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह कि जो प्राथमिक इसका जो उद्देश्य था यह कानून का, वो था कि मोटर व्हीकल संबंधी जो अलग अलग कानून पूरे भारत में बिखरे पड़े हैं, सबसे प्रथम तो उन पहले सबको सम्मिलित करना, उन सबको कंसोलिडेट करना, एंड टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, एक व्यापक विधान जो है वो बनाना, जो कि अपने आप में मार्ग परिवहन संबंधी सारे परिदृश्यों को अपने में सम्मिलित किए हुए हो। ये परिदृश्य नीचे कुछ इस प्रकार लिखे गए हैं। ये निम्नलिखित जो है वो सारे एस्पेक्ट्स है विच आर टू बी कवर्ड। 1 2 3 आगे भी है जो हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। देयर आर टोटल 6, we will go through it one by one और समझेंगे। Defining important terms, specifically in relation to vehicles so that there is no ambiguity about the scope and application of the act. Yes, तो जो व्याख्या दी गई है, जो परिभाषा दी गई है, वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आगे जाकर कोई कंफ्यूजन जो है ना उत्पन्न हो, कोई भी जो है एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में या इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के जो है पूरी प्रक्रिया में। तो ये बात यहाँ की गई है, should be in relation to vehicles. दूसरा, enlisting detailed procedure concerning granting of driver's license and other permits. Yes, तो जैसे हमने देखा कि ड्राइवर्स लाइसेंस और अदर परमिट सारी की सारी इस कानून के द्वारा ही विनियमित होती है। जो आप ट्रक में देखते हो कि ऑल इंडिया परमिट, ठीक है, काफ़ी सारी टैक्सीज में भी ऑल इंडिया परमिट जो है वो लिखा होता है, तो वो दरअसल इस कानून के तहत मिला हुआ है। ठीक है, यह कानून के द्वारा उसका विनियमन किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास होता है which is issued by regional transport office, जिसे हम संक्षिप्त में RTO के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो RTO वर्क्स अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ। इस कानून ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो मार्गदर्शिका दी है, जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो दिशा निर्देश फॉलो करके आपकी स्थानिक RTO आपको लाइसेंस देती है, आपको लाइसेंस इश्यू करती है। सो दिस इज द लॉ बिहाइंड दैट, दिस इज द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। और हमें यही समझना है, ठीक है, जो संधि सेवाएं होती है, जो न्यायिक परीक्षाएं होती है, उनमें यही चीज़ों को हमें समझना होता है, कानून के बारे में, कानून के उद्देश्यों के बारे में, उनके जो महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं उनके बारे में। ठीक है, चाहे वो हमारी प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो हमारी मुख्य परीक्षा हो। अगर मुख्य परीक्षा में मोटर व्हीकल अधिनियम के संबंध में अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए, तो उनके उद्देश्य आपको यहीं से मिलेंगे। दिस ऑल आर द very prime objective of this particular Motor Vehicle Act 1988.
महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में अगर पूछा जाए, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, प्रावधानों की सूची में से कोई भी एक प्रावधान के ऊपर हमें विचार करने पर पूछा जाए कि यह विधान जो है वो सही है गलत है, तो इन सारी चीजों के लिए हमारी जो तैयारी है वो थोड़ी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। ठीक है, आज मार्केट में अगर देखें तो काफी सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, जो कि अपने आप में आज सरफेस के ऊपर हमें दिख रहे हैं, मगर दे आर वेरी नॉन रिलायबल। आप डायरेक्टली एमसीक्यू कैसे पढ़ सकते हैं किसी भी विषय का? आपको पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ना होगा, स्टैटिक पोर्शन जो है वो पढ़ना होगा, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, तब जाके आप अलग अलग एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, उनके जवाब ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। बहरहाल वापिस आते हैं, तीसरा बिंदु जो कहता है कि प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट आर टू बी रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड फॉर द मोटर व्हीकल्स। यस, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स विच आर टू बी मेंटेन्ड, जिनमें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी है, जिनमें एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स भी है। काफी सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स है जो कि इस कानून के द्वारा ही तय किया जाता है, जो पूरे भारत में हमें उसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, एक रूपता, एक समानता देखने को मिलती है। तो ये इसका तीसरा जो है परिदृश्य था जो कि इस कानून में होना चाहिए, उसी उद्देश्य के साथ यह कानून को यहां लाया गया है। चौथा बिंदु बताता है कि स्टेटिंग द पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन्ड फॉर द मोटर व्हीकल। यस, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड आज के समय की एक बहुत ही तड़कती फड़कती मांग है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो वेहिकुलर एमिशंस है, जो वाहनों से जो कार्बन उत्सर्जित होता है, वो अपने आप में पॉल्यूशन के प्रमुख कारणों में से एक है, प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। तो यहाँ उनके ऊपर नियंत्रण लाना जरूरी है, टेक्नोलॉजी को मोर एफिशिएंट बनाना, मोर फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स बनाना और लेस पोल्यूटिंग व्हीकल्स बनाना। और इसीलिए आज अगर देखें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की जैसे जो ऑब्जर्वेशन आई थी 2019 में, 2020 में, दोनों वर्ष में, कि कैसे डीजल कार जो है वो अपने आप में पूरे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बहुत ही अत्यंत मात्रा में प्रदूषण करती है, अधिक मात्रा में प्रदूषण करती है, तो उनको बंद कर देना चाहिए। पुरानी डीजल गाड़ियां जो है वो अवैध मानी जाएगी, उनका पंजीकरण रद्द किया जाएगा। नई डीजल गाड़ियां जो है उसे कम प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनका उत्पादन कम हो, लोगों के द्वारा वो कम चलाई जाए ताकि कम डीजल का उपयोग हो, कम उत्सर्जन हो, कार्बन उत्सर्जन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यह सारी चीजें जो है वो यहाँ इस कानून के द्वारा ही विनियमित की जाती है। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि BS6 का जो है वो दौर चल रहा है। अगर इंजन की बात करें तो BS6 यानी कि लिस्ट पॉल्यूटिंग व्हीकल हम उसे कह सकते हैं, या लिस्ट पॉल्यूटिंग व्हीकल इंजन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, तो यह सारी चीजें यहाँ इस कानून के द्वारा ही विनियमित है, रेगुलेटेड है। देन आफ्टर पांचवा बिंदु जो कहता है कि प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोविजन ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी एंड रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। यस, नो फॉल्ट लायबिलिटी है, बहुत ही समझने वाली बात है, जो इसके पूर्व के अधिनियम में यह चीजें मौजूद नहीं थी, मगर यहाँ कोई भी व्यक्ति है, आप समझ लीजिए कि कोई भी जो नागरिक है भारत का, अगर वो घूम रहा है और उस अकस्मात का सामना जो है उसे हो जाता है और किसी भी एक विशेष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इन दैट केस सामने वाला जो है जो टकराया है वो अपार्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस वो गिल्टी माना जाएगा और उसे कंपेंसेशन जो है वो पे करना पड़ेगा, यानी कि जो क्षति पूर्ति हुई है वो उसे पे करनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड नो फॉल्ट लायबिलिटी। कॉन्सिक्वेंसेस को कुछ ध्यान में ही नहीं रखना है। ठीक है, आपको समझना है, देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस। दो व्यक्तियों के बीच में अकस्मात हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो जिसका जो है एक प्रकार से जो डिसिप्लिन में नहीं था, ट्रैफिक डिसिप्लिन में नहीं था, जिसकी गलती है, ठीक है, उसको कुछ भी करके कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। ही विल बी लायबल, ही विल बी गिल्टी। तो ये यहां नो फॉल्ट लायबिलिटी है, तो ये प्रस्तावित करना ये भी इस कानून का एक प्रमुख उद्देश्य था। और छठा बिंदु जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूटिंग रोड सेफ्टी काउंसिल फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ्टी मैकेनिज्म। यस, जिसकी गंभीरता हमने देखी कि आज भारत जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा मार्ग अकस्मात देख रहा है।
प्रतिदिन काफ़ी सारे लोग, सैकड़ों लोग जो है वो मार्ग अकस्मात में, हज़ारों की संख्या में मार्ग अकस्मात में भारत में अकेले में मरते हैं। ठीक है, तो यहाँ रोड सेफ्टी काउंसिल, मार्ग सुरक्षा परिषद का गठन वो भी इस कानून ने किया, वो भी एक इस कानून का उद्देश्य था। तो कुल मिलाकर यह 6 उद्देश्यों के साथ ये कानून जो है वो लाया गया था और लगभग मार्ग अकस्मात के सारे जो पहलू थे जो पूर्व के कानून में नहीं मौजूद थे उनको सम्मिलित किया यहाँ इस कानून ने। अब आगे देखें तो देयर आर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस टू बी सीन, जिनमें सबसे प्रथम है अध्याय देखेंगे, जिनमें सबसे पहला अध्याय है मोटर व्हीकल, कि किसे मोटर व्हीकल माना जाए, मोटर वाहन किसे माना जाए। The Act defines the term motor vehicle under Section 2, subclause 28 of the Act as a vehicle that is mechanically propelled and adapted for the use on road. The power source for the same can be internal or external and also includes a chassis that has not been attached to the body or a trailer. ठीक है, तो इसे कुल मिलाकर मोटर व्हीकल कहते हैं। देखिए, चेसिस जो है वो इसका ढांचा होता है, कोई भी व्हीकल होता है उसका ढांचा जो है वो चेसिस होता है। फिर उस ढांचे के ऊपर, चेसिस में मात्र और मात्र 4 पहिए और एक फ्रेम होती है लोहे की। ठीक है, फिर उसके ऊपर इंजन जो है बिठाया जाता है, फिर उसके ऊपर गाड़ी का जो पूरा कवर है, जो एक्सटीरियर है, जो हमें दिखता है, वो जो है उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो इंजन नंबर भी अलग होते हैं, चेसिस नंबर भी अलग होते हैं, ये 2 उसकी आइडेंटिटी है। अगर गाड़ी की आइडेंटिटी आपको जो है देखनी है तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर तो है ही उसकी आइडेंटिटी फॉर जो है ट्रैफिक रूल्स एंड दैट टाइप ऑफ थिंग, मगर अगर आइडेंटिफाई करना है किसी भी व्हीकल को देन यू नीड टू चेक इट्स चेसिस नंबर, इट्स इंजन नंबर, जो कि किसी भी मोटर व्हीकल के बिल के ऊपर ही छपा होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप बिल देखेंगे किसी भी गाड़ी का, ठीक है, जो आपने खरीदी है, तो उसके ऊपर दोनों नंबर्स जो है वो मौजूद रहते हैं। देयर इज व्हीकल नंबर, आई मीन देयर इज इंजन नंबर एंड देयर इज चेसिस नंबर 2। तो यहाँ कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्हीकल, कोई भी ऐसा वाहन जो कि पहले तो मैकेनिकली प्रोपेल्ड हो, यानी कि उसमें इंजन हो, इंजन जो है वो किसी भी किस्म का फ्यूल यूज करके चल रहा हो, चाहे वो मिनरल ऑयल हो, पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, फिर उसमें चेसिस होनी भी आवश्यक है, विच इज नॉट अटैच टू द बॉडी और ए ट्रेलर। तो कुल मिलाकर इसे मोटर व्हीकल कहते हैं। संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं यह पूरा मुद्दा, तो 2 बिंदु, ऐसा वाहन जिसमें इंजन हो पहले तो और चेसिस हो, इसे मोटर व्हीकल कहा जाता है। दूसरा बिंदु कहता है द एक्ट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू द टर्म एंड स्टेट्स दैट एनी व्हीकल रनिंग ऑन फिक्स्ड रेल्स, a vehicle that is only used within closed premises and a vehicle having less than 4 wheels with engine capacity of a maximum of 25 cc are outside the scope of this act। यानी कि यह सारे जो व्हीकल्स, जो अपवाद है इसमें, इस टर्म से, जिसे इस कानून के द्वारा वाहन नहीं माना जाता, वे बहुत ही छोटे पैमाने पर उपयोग में लिए जाने वाले होते हैं। या तो वे रेलगाड़ियाँ होती है, या तो वे कोई भी इंडस्ट्री में अपने इंटरनल यूज़ के लिए जो वाहन होते हैं, उन सारे वाहनों को यहाँ मोटर वाहन नहीं कहलाया जाएगा इस कानून के द्वारा, ऐसा कहा गया है, यानी कि वे अपवाद है। फिर सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट एक्सटेंड्स द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टू ई कार्ट एंड ई रिक्शाज एज वेल। यस, क्योंकि अपने आप में यह नया है, तो यहाँ नई टेक्नोलॉजी के जो वाहन है उनको भी सम्मिलित किया है, जिनमें ई कार्ट्स है और जिनमें ई रिक्शो भी शामिल है, यानी कि दोनों ही पावर्ड बाई इलेक्ट्रिक। ई कार्ट्स एंड ई रिक्शाज हैव बीन डिफाइंड एज व्हीकल्स रन ऑन बैटरी पावर ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ 4000 वॉट्स एंड रन ऑन 3 व्हील्स। ठीक है, ये ई कार्ट्स और ई रिक्शा की परिभाषा है कि ये तो बैटरी के ऊपर पहले तो चलते हैं और वो बैटरी 4000 से अधिक वॉट्स की नहीं होती है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, ये 3 पहियों पर चलती है। तो ऐसा को ई कार्ट्स और ई रिक्शा के जो है वर्ग में हम लोग रख सकते हैं। Then the act also makes a provision for innovation, research and development and specifies that government has the power to issue notification for exempting from the application of this act any mechanically propelled vehicle for promoting the field of vehicular engineering। Yes, और अभ्यास की दृष्टि से जो व्हीकल्स उपयोग में लिए जाते हैं उनको भी केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके उनको भी इस कानून के स्कोप से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अभ्यास के जो कार्य हैं उनको वृद्धि मिले। तो ये बात रही
जो है मोटर व्हीकल के डेफिनेशन की अध्याय प्रथम की। दूसरे अध्याय में ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानकारी दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस जो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब लोग फेमिलियर है, हम सब लोग अपार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ जो है क्लास क्लासिफिकेशन लाइक अपर क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लास, लगभग सारे अपर क्लास, सारे लोअर क्लास और सारे मध्यम क्लास के साथ जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो साथ ही हम इसे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के रूप में भी इसे उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि ये फोटो आईडी है एक किस्म से। ठीक है, तो कई सारे मल्टीपर्पज यूज है, मगर इसका जो मूल उपयोग है वो हमें यहाँ देखना है, जो कि इस कानून के द्वारा विनियमित किया जाता है। अ पर्सन इज ओनली अलाउड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल आफ्टर इश्यूएंस ऑफ अ वैलिड लाइसेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी एंड सच अ व्हीकल व्हेन परमिटेड for transport use cannot be driven for personal use except when license specifically allows the same. Yes, तो यहाँ लाइसेंस जो है वो कोई भी व्यक्ति को मिल सकता है, और तभी लाइसेंस मिलने के बाद ही वो किसी भी प्रकार के निजी या किसी भी प्रकार के सार्वजनिक वाहनों को सार्वजनिक सड़कों के ऊपर चला सकते हैं। Then after, motor cabs and motorcycles have been exempted from the need of such dual license. यस, मोटर कैब्स एंड मोटरसाइकिल्स आई मीन, तो उनको जो है मात्र और मात्र 2 व्हीलर का लाइसेंस ही लेना है। नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज अलाउड टू ड्राइव एनी व्हीकल एक्सेप्ट अ मोटरसाइकिल दैट हैज engine capacity of less than 50 cc and she or he has crossed 16 years of age. यस, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमें देखने हैं। जैसे हमें मालूम है कि लाइसेंस जो है वो 18 वर्ष की आयु के बाद प्रदान किया जाता है किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जो है इस कानून के द्वारा जो है नियुक्त किए गए प्राधिकरण के द्वारा। मगर अगर व्हीकल जो है वो 50 सीसी से कम है, यानी कि पहले के समय में जो ल्यूना आते थे, ठीक है, काइनेटिक कंपनी के ल्यूना आते थे, वो अपने आप में 50-75 सीसी के ही आते थे। तो बच्चों के द्वारा 50 सीसी के नीचे के वाहन जो है वो ड्राइव वे कर सकते हैं, मगर 16 वर्ष की आयु उन्होंने पार कर ली हो तो, यानी कि 16 से 18 के बीच में ही वो 50 सीसी से कम वाहनों को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा दूसरे कोई वाहनों को ड्राइव नहीं कर सकते। फिर बाद में 18 ईयर्स के बाद उन्हें लाइसेंस जो है जिसे परमानेंट लाइसेंस कहते हैं वो दे दिया जाता है। 16 से लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, जो अपने आप में टेम्पररी प्रवृत्ति का होता है 2 वर्ष के लिए, मगर 18 के बाद उसे परमानेंट लाइसेंस प्रदान किया जाता है। ऑल्सो नो पर्सन लेस देन एज ऑफ 20 ईयर्स कैन ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन अ पब्लिक प्लेस। यस, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए यह जो आयु है वो 20 वर्ष की है कि भाई अगर आपको निजी व्हीकल चलाना है तो 18 वर्ष की आयु, मगर अगर आपको सार्वजनिक जो है ट्रांसपोर्ट मार्ग परिवहन के कोई वाहन चलाने हैं तो आपको कम से कम आपकी आयु जो है वो 20 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट, टू एंश्योर द सेम लाइसेंस शैल बी इश्यूड टू एवरीवन अकॉर्डिंगली। यस, और प्रति व्यक्ति को लाइसेंस लेना जरूरी है। प्रति व्यक्ति को अगर उनको वाहन चलाना है तो उनको लाइसेंस लेना जरूरी है। जो वाहन चलाना है अकॉर्डिंगली उन्हें लाइसेंस लेना जरूरी है। सेवरल अदर प्रोविजंस डील विद द इंट्रिकेसीज ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस अंडर चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट। यस, और कई सारे अन्य भी प्रावधान है जो कि अध्याय 2 के तहत ही जिसकी चर्चा की गई है, जो ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है मगर कम महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा बिंदु, कंडक्टर्स लाइसेंस। हमने देखा वो ड्राइवर्स लाइसेंस था, मगर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में कंडक्टर्स होते हैं जिसे हम क्लीनर के नाम से जानते हैं, तो क्लीनर का लाइसेंस भी होने आवश्यक है। Chapter 3 of the Act deals with conductor license. Section 29 of the Act states that no person can act or be employed as a conductor of a stage carrier unless he holds an effective license for the same. Yes, तो यहाँ बड़े बड़े कैरियर्स के लिए, लॉन्ग व्हीकल्स के लिए कंडक्टर होने आवश्यक है। ड्राइवर के साथ दोनों की जुगलबंदी होती है और उनमें कंडक्टर जो है उनके पास भी लाइसेंस होना अनिवार्य है। The state government shall make regulation for required qualification and procedures for the grant of such license. और यहाँ ये राज्य सरकार के पास सत्ता है कि राज्य सरकार नीति नियम बना सकती है कि कंडक्टर्स लाइसेंस लेने के लिए, प्रदान करने के लिए कौन कौन से नीति नियम चाहिए, आवश्यक है। जिनमें एक नीति नियम जो है, जो मुझे मालूम है, वो है कंडक्टर को भी ड्राइविंग आना ज़रूरी है, उसके पास भी हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी ही कैन इवैक्यूएट फ्रॉम द सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से इस कानून के द्वारा ही नियम जो है वो
गढ़े गए हैं। देन चौथा अध्याय कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, यस, पंजीकरण, ठीक है, जिसके तहत हमें नंबर्स मिलते हैं और जो है नंबर प्लेट में वे गाड़ी के आगे और पीछे दोनों के बाजू रहते हैं, ताकि ट्रैफिक संबंधी कोई भी समस्या में वो गाड़ी की पहचान के समान काम करते हैं, ठीक है, जो हमारे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो। द एक्ट स्टेट्स दैट नो पर्सन इज अलाउड टू ड्राइव एनी व्हीकल विदाउट एनी परमिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यस, और ये एक प्रकार की परमिट भी है। रजिस्ट्रेशन किया, सरकार ने परमिट दी, आपको एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यू किया इन द फॉर्म ऑफ योर नंबर, योर व्हीकल नंबर, ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होनी जरूरी है। अनलेस गेटिंग परमिट फ्रॉम गवर्नमेंट यू कैन नॉट ड्राइव एनी टाइप ऑफ व्हीकल ऑन पब्लिक रोड्स। देन आफ्टर सच अ परमिट शैल बी इश्यूड एज पर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट, और यह जो परमिट है वो इसी कानून के चौथे अधिनियम के तहत इश्यू की जाएगी। द व्हीकल्स विल बी रजिस्टर्ड एट द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी and the designated authority are regional transport offices mainly, whose jurisdiction is over the place where the vehicle is normally kept. An application by the owner shall be made with all the necessary documents as per the provision of section 41 of the act. Necessary document में बिल वगैरह जो है वो चीज़ें हमें उसमें जमा करनी होती है, एक आवेदन देना होता है, एप्लीकेशन देनी होती है विद द designated authority like RTO in many cases, और इस तरीके से हमें जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, वो हमें मिलता है। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इश्यूड इन द नेम ऑफ ओनर ऑफ द व्हीकल बाय द अथॉरिटी। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स द पावर टू फिक्स द मैक्सिमम टर्म ऑफ ए मोटर व्हीकल टू मेंटेन पोल्यूशन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर है कि किसी भी मोटर व्हीकल के पंजीकरण का समय जो है वो तय किया जा सके, ताकि पोल्यूशन एवं जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनको बरकरार रखा जा सके, उनको बनाए रखा जा सके। तो ये यहाँ शक्तियाँ जो है वो केंद्र सरकार में निहित है। फिर उसके पश्चात देखें तो द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन issued shall be valid only after it has been mentioned under the National Register of Motor Vehicles and a unique registration number has been issued to the vehicle, yes, जिसका जिक्र मैंने किया, ठीक है, एक राष्ट्रीय रजिस्टर बना हुआ है जो कि मात्र और मात्र मोटर व्हीकल्स की ही जो पंजीकरण है वो करता है। तो अनलेस आपका वाहन जो है वो उसमें पंजीकृत नहीं किया गया है, आपका वाहन पंजीकृत नहीं माना जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर बाय रजिस्टरिंग इट इन अ नेशनल रजिस्टर फॉर मोटर व्हीकल ए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इज इश्यूड, यानी कि यह नंबर प्लेट में जो हम नंबर लिखते हैं वो आपको मिलता है। A similar record shall also be maintained by the state government and shall include registration numbers, year of manufacture, classes and types, name and address of the registered owner and any other particular required by the regulation. Yes, तो उसमें KYC and KYC plus कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें उसमें जमा करने होते हैं, तब जाके रजिस्ट्रेशन जो है वो संपन्न हो सकता है। KYC प्लस यानी कि KYC प्लस मोटर व्हीकल, आपकी जो मोटर है, आपकी जो गाड़ी है, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, उसका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो KYC प्लस यानी कि KYC प्लस व्हीकल्स डॉक्यूमेंट। फिर पांचवा अध्याय परमिट के साथ डील करता है। परमिट यानी कि परवानगी, जहाँ कहीं पर आपकी गाड़ी ले जाने की परवानगी बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, अलग अलग राज्यों में विभाजित है, अलग अलग राज्यों में अपने अलग अलग प्रशासन है, अलग अलग जो है कानून है, नीति नियम है। तो ऐसे में यहाँ परमिट्स होनी अनिवार्य है। परमिट्स के लिए प्रावधान यहाँ पांचवें अध्याय में किए गए हैं, वो कुछ इस तरीके से है। सबसे प्रथम, एनी व्हीकल टू कैरी पैसेंजर्स और गुड इन ए पब्लिक प्लेस कैन ओनली डू सो विद अ स्पेशल परमिट एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यस, एनी व्हीकल, जब आप व्हीकल लेते हैं तो आपको इसका उद्देश्य जो है वो डिस्क्लोज करना होता है, वेदर यू आर यूजिंग इन ए फ्रेट और फॉर ए पब्लिक मूवमेंट और फॉर पैसेंजर्स, और अकॉर्डिंगली आपको स्पेशल परमिट जो है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा प्रदान की जाती है। देन सर्टेन व्हीकल्स लाइक दोज ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, व्हीकल्स सोलली यूज्ड बाय पुलिस, फायर ब्रिगेड और फॉर एम्बुलेंस पर्पसेस एंड अदर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 66 ऑफ द एक्ट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ परमिट। यस, तो यह कुछ ऐसे जो है विशेष सेवा के लिए जो वाहनों का उपयोग होता है, जिनमें पुलिस है, फायर ब्रिगेड है या एम्बुलेंस है, ठीक है, तो उनको यहाँ ऐसी परमिट जो है लेने से उनको प्रिविलेज मिलती है, वे बच सकते हैं, उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर छठा अध्याय जो कि अपने आप में नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के बारे में बात करता है, यानी कि राष्ट्रीय परिवहन नीति।
नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में बी ड्राफ्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट. अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अदर सब्जेक्ट्स मैटर्स लाइक प्रमोटिंग पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप या पार्टनरशिप इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड एंड पैसेंजर्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ट्रांसपोर्ट, लैंड यूज प्लानिंग एंड अदर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 66A. ठीक है, तो कहा गया है कि वैसे यह कानून जो है वो तो व्यापक ही है, लगभग सारे परिदृश्यों को अपने में सम्मिलित किया हुआ है, मगर फिर भी ऐसा बिंदु है जो कि छूट रहे हैं, तो उन्हें परिपूर्ण करने के लिए एवं इस कानून के द्वारा प्रस्तावित जो उद्देश्य है उन दोनों को परिपूर्ण करने के लिए यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा जब जरूरत लगे तब जो है राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाई जा सकती है. ऐसा प्रावधान यहाँ अध्याय 6 में किया गया है. देन चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, यानी कि परिवहन प्राधिकरण हम उसे कह सकते हैं. ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एट अ स्टेट लेवल एंड अ रीजनल लेवल. यस, स्टेट लेवल एंड रीजनल लेवल. कोई भी आप स्टेट देखिए, फॉर एग्जांपल गुजरात, तो उसमें स्टेट लेवल पर तो होगा ही, मगर रीजनल लेवल पर भी होगा. एंड अवर रीजन्स आर डिवाइडेड एज डिस्ट्रिक्ट. हमारे जो रीजन है वे डिस्ट्रिक्ट के रूप में है. फिर उसके बाद द स्टेट अथॉरिटी शैल हैव अ चेयरमैन हु हैज द जुडिशियल एक्सपीरियंस एंड 4 अदर पर्सन्स हु आर competent to pass an order under the act as specified by the state government. Yes, तो यहाँ स्टेट अथॉरिटी को एक चेयरमैन होगा, who has a judicial experience and 4 other persons, यानी कि 1+4 की यह अथॉरिटी होगी, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जिसे कहते हैं. और जो है इस कानून के द्वारा जो कार्य मिला है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य मिला है वो यहाँ किया जाएगा. रीजनल अथॉरिटी शैल हैव 2 members एंड अ चेयरमैन टू अचीव द अफॉरमेंशन्ड. यस, तो जो आरटीओ होती है उसमें 2+1 मेंबर होते हैं, जो एक होता है वो चेयरमैन होता है. तो इस तरीके से वे कार्यों को संभालते हैं. दे शैल ऑल्सो हैव अदर पावर्स एज प्रोवाइडेड अंडर 68 ऑफ द एक्ट. यस, तो कुछ अन्य सत्ताएं भी दी गई है ताकि वे अपना कार्य जो है वो अच्छी तरीके से कर सके, जो कि इस कानून के अनुच्छेद या इस कानून की धारा 68 में दिया गया है. ठीक है, तो वो भी सत्ता इनको मिली हुई है. अब बात है गुड सैमरिटन्स की, यानी कि अच्छे सामरी. देखिए, अच्छे सामरी जो है वो ऐसा लोग होते हैं, ऐसे नागरिक होते हैं जो कि अपने आप में मार्ग अकस्मात के समय जो है वॉलंटियरिंग का काम करते हैं. जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो ऐसे समय में वॉलंटियरिंग करके ट्रैफिक को रिजोल्व करने का, ट्रैफिक को खत्म करने का कार्य करते हैं. समाज में ट्रैफिक संबंधी, मार्ग सुरक्षा संबंधी एक चेतना जगाने में सरकार की मदद करते हैं, तो इनको अच्छा सामरी कहते हैं. अब बात है सामरी क्या है. देखिए, सामरी जो है वो एक ऐसा शब्द है जो कि प्राचीन समर सभ्यता से निकल आया है. प्राचीन समर सभ्यता जो कि ग्रीक यानी कि आज के ग्रीस के आजू बाजू, बेबीलोनिया के आजू बाजू के समय में बसी थी. अब उस समय में वहाँ के जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे व्यक्ति थे, जो कि परोपकार का कार्य करते थे, जो निस्वार्थ थे, जो सेवाभावी थे, जो दयावान थे, ठीक है, इनको सामरी कहते थे, अच्छे सामरी कहते थे. तो वहीं से यह शब्द उतर कर आया है. आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी अगर किसी व्यक्ति को हमें अच्छा बताना है, किसी थर्ड पार्टी को, तो हम उस थर्ड पार्टी के सामने उसको अच्छा सामरी कहेंगे. तो ये एक प्रकार का प्रोवर्ब जैसा हो गया है. तो यहाँ भी अच्छे सामरी का एक पूरा अध्याय है. देखेंगे किनको अच्छा सामरी कहा जाता है. सबसे प्रथम, ए गुड समरिटन एज पर सेक्शन 134A ऑफ द एक्ट इज एनी पर्सन who provides a voluntary emergency medical or non-medical care to any victim of a road accident without expecting any reward or a compensation. Yes, तो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ट्रैफिक समस्या में, मार्ग अकस्मात में अपने आप में स्वैच्छिक रूप से सेवा करता है. स्वैच्छिक रूप से जो विक्टिम होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनकी सेवा करता है, उन्हें अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचाने की व्यवस्था करता है. अगर आजू बाजू में अकस्मात हुआ, वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है, तो उस ट्रैफिक को रिजोल्व करने का प्रयास करता है. तो वो एक अच्छा सामरी है. विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड और कंपेंसेशन, क्योंकि ये एक स्वैच्छिक, ये एक वॉलंटरी प्रवृत्ति थी. नो सिविल और क्रिमिनल एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट सच पर्सन ऑफ while providing any care due to his or her negligence the victim suffers any injury or dies. Yes, तो यहाँ ये एक अच्छे सामरी के जो है मोरल को यहाँ बचाने का यह प्रावधान है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति किसी भी मार्ग अकस्मात से पीड़ित कोई व्यक्ति को मदद करने का प्रयास करता है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है,
मीनवाइल अगर वो पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो इन दैट केस जो उसका घर वाले हैं पीड़ित के, वे इस सामरी को अपने आप में जो है दोषी कहेंगे। तो ऐसा ना हो और उसे एक स्टैट्यूटरी, एक लीगल प्रोटेक्शन मिले, इसलिए यहाँ इस कानून में किया गया है कि भाई नो सिविल और क्रिमिनल एक्शन शैल बी टेकन। कोई अच्छा सामरी है जो आपको मदद करने का प्रयास कर रहा है, मगर आपको कोई इंजरी हुई या आप मर भी गए मीनवाइल, ठीक है, तो उस सामरी का उसमें कोई दोष नहीं है, उस सामरी के ऊपर कोई मुकदमा, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये बात रही इस 8वें अध्याय की। अब 9वां अध्याय है जो कि इंश्योरेंस के साथ डील करता है। वाहन, मोटर वाहन बीमा जिसे कहते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, बीमा होना चाहिए, ये एक सुरक्षा है एक प्रकार की। और यहाँ किस तरीके से मोटर व्हीकल के ऊपर बीमा जो है वो रेगुलेट होगा, वो यहाँ अध्याय 9 में बताया गया है। सबसे प्रथम है, पर्सन कैन नॉट यूज एनी व्हीकल अंटिल एंड अनलेस एन इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जिस्ट फॉर दैट व्हीकल एज नेसेसिटेटेड अंडर चैप्टर 11 ऑफ द एक्ट। चैप्टर 11 ऑफ द एक्ट यानी कि यही जो है कानून का 11वां अध्याय जो है वो कहता है कि प्रति वाहन को अगर आपको सार्वजनिक सड़क के ऊपर चढ़ाना है तो उसका इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। फिर उसमें इंश्योरेंस के प्रकार है, फुल इंश्योरेंस होते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होते हैं, वो सारे प्रकार है, मगर इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। फिर उसके पश्चात देखें तो एज पर सेक्शन 147 a person is required to have a policy of insurance that insures any third party and the passenger of the vehicle against the death or bodily injury except any gratuitous passengers। ठीक है, तो यहाँ अपने आप में 147 के तहत बीमा होना चाहिए और यहाँ बीमा से अकस्मात के मामले में रक्षण मिल सकता है, आपको भी, आपके सामने वाले को भी। फिर एनी पर्सन ड्राइविंग एनी व्हीकल ऑन ए रूट जॉइंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड reciprocating territory is required to comply with the provisions of insurance as specified under section 147 of the act and any specific arrangement regarding insurance made between the countries। yes, तो ये बॉर्डर एरिया के लिए विशेष जो है यहाँ प्रावधान किए गए हैं, अन्यथा अन्य भारत के लिए यहाँ ये प्रावधान नहीं है। फिर द इंश्योरेंस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑफर ऑफ ए क्लेम टू सच अ पर्सन विद इन 30 days आफ्टर नोइंग अबाउट द एक्सीडेंट। यस, तो ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर दायित्व है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ने जिसने इंश्योरेंस लिया है उसने अपने आप में बीमा का भुगतान किया होगा, बीमा पे किया होगा। ठीक है, तो यहाँ इन दैट केस इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर इंश्योरेंस कंपनी, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर इंश्योरेंस कंपनी टू मेक ए ऑफर ऑफ द क्लेम विद इन 30 days of the accident। Then if the person to whom the offer is made accepts it, the same shall be recorded as settled by the claims tribunal, else the tribunal shall fix a date for the hearing of the matter। yes, प्लस अगर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो ऑफर दी गई है क्लेम की, अगर किसी भी व्यक्ति को, जो इंश्योर्ड व्यक्ति है जिसने अपना मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस लिया है, अगर उसको संतुष्टि नहीं है उससे, तो वे आगे ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल इस मामले का जो है निवारण करेगी। मगर अगर वो सामने वाला व्यक्ति राजी है तो इन दैट केस पूरा का पूरा जो मामला है वो सेटल हो जाएगा बाई क्लेम्स ट्रिब्यूनल, उसमें कोई जो है हियरिंग की या कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद देखें तो सेक्शन 147 के बारे में कुछ माहिती दी गई है कि ये 147 है क्या। देखिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स फॉर अ कॉन्सेप्ट ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी, जिसका जिक्र मैंने किया था, नो फॉल्ट लायबिलिटी इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। जो पीड़ित है उसके सामने वाली जो पार्टी है जिसके द्वारा एक्सीडेंट जो है किया गया है या एक्सीडेंट में भी वो हकदार भी थे, ठीक है, उनके ऊपर पूरा का पूरा दायित्व है, उनका अपराध बनता है। नो फॉल्ट लायबिलिटी को एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी कहते हैं अगेंस्ट द ओनर ऑफ द व्हीकल। Therefore, when any injury or death is caused by to any third party, the owner is absolutely liable irrespective of his fault in the cause of accident। जो मैंने आपको बताया था कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने हैं, कोई फॉल्ट नहीं देखना है, किसका फॉल्ट है किसका नहीं है। अगर थर्ड पार्टी जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो इन दैट केस ओनर इज एब्सोल्युटली लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि IRDAI, जो कि एक रेगुलेटिंग एजेंसी है, भारत की इंस्टीट्यूशन है रेगुलेटिंग in the sector of insurance। The central government in consultation with IRDAI from time to time provides for the requirement of the policy like minimum premium, claim amount। yes, तो ये सारी चीजें जो है वो तो चेंज होती रहती है,
ठीक है, कि भाई जो है कितने प्रीमियम का जो है अमाउंट रखे, क्लेम्स का इत्यादि। ठीक है, मगर 147 एक्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो करती है वो करती है नो फॉल्ट लायबिलिटी या एब्सोल्यूट लायबिलिटी की, जो कि एक महत्वपूर्ण जो है एक प्रावधान है, न केवल परीक्षा के लिए मगर एक समझ को भी बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए। फिर 10वां अध्याय है जो कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के बारे में बात करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट a type of a fund which is called a motor vehicle accident fund, which shall be credited with any payment approved by the central government, grant or loan made by central government or any other source of income, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड ऐड करता है। और आगे चलकर जो है आप कह सकते हो कि इसका पैसा जो है वो इंश्योरेंस कवर के लिए भी उपयोग में लिया जाता है, एवं एक्सीडेंट के केस में भी कंपेंसेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द फंड विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल द रोड यूजर्स विद इन इंडिया एंड विल बी यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट, कंपेंसेशन टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हु डाई इन रोड एक्सीडेंट, compensation to representative of the people who die in a hit and run case, compensation to people who are badly hurt in a hit and run case, and compensation to any other as specified by the central government। तो कुल मिलाकर मार्ग अकस्मात में कोई भी पीड़ित है, कोई भी मृतक है, उनके परिवारों को क्षतिपूर्ति का जो पैसा है वो सरकार के द्वारा इसी निधि में से दिया जाता है। सरकार इस निधि को मेंटेन करती है, लोन देती है, ग्रांट देती है, जो है अन्य भी जो है छोटे छोटे स्रोत है इस फंड के, इस निधि के, जिनमें से पैसे आते हैं, जो पैसे यहाँ इस प्रकार खर्च किए जाते हैं। फिर द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द आउट ऑफ फंड शैल ऑल्सो बी गाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द रेगुलेशंस मेड अंडर सेक्शन 164B ऑफ द एक्ट। यस, मैक्सिमम लायबिलिटी यानी कि अपर सीलिंग, कोई भी पीड़ित को मैक्सिमम कितने पैसे देने चाहिए, कि कितने पैसे देने होंगे, वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम तय किया जाता है। अब आगे देखें तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल, क्लेम्स का जो मामले है इंश्योरेंस के केस में, उसका प्राधिकरण, उसका न्यायाधिकरण। प्रथम बिंदु कहता है एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। एवरी स्टेट गवर्नमेंट, यह स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है, आई एम सॉरी, इस कानून के द्वारा दी गई जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई आपको आपके राज्य में ऐसे प्राधिकरण जो है वो सेटअप करने होंगे जो कि अपने आप में क्लेम्स रिलेटेड मुद्दों को, मामलों को देखे। फिर द फंक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी एडजुडिकेटेड मैटर्स कंसर्निंग कंपेंसेशन फॉर एक्सीडेंट केसेस। यह एक न्याय निर्णायक संस्था है जो कि एक्सीडेंट के मामले में, क्लेम्स के मामले में बीमा कंपनी एवं जो इंश्योर्ड व्यक्ति है उनके जो मामले हैं उनको सेटल करती है, उनका निराकरण करती है। The composition of tribunal is in the sole decision of the state government and one of the members shall be appointed as a chairman। Yes, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी ट्रिब्यूनल जो है, उनकी कैपेसिटी, उसकी साइज, उसकी संरचना जो है वो किस प्रकार की होगी, किस किस्म की होगी, मगर एक चेयरमैन होगा, ये बात तय है। Then after a person is or has been a judge of a district court or a high court or who is qualified to be one can only be a member of tribunal। Yes, तो यहाँ हाई कोर्ट के जज होने की काबिलियत किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए, तब जाके वो आगे चलकर इस न्यायाधिकरण का चेयरमैन या अध्यक्ष बन सकता है। Then the tribunal shall follow a summary procedure and have powers of a civil court of adjudicating the matter। Summary procedure and have powers of a civil court to adjudicating the matter। Yes, तो किसी भी मामले में निर्णय लेने के लिए इस प्राधिकरण को दीवानी अदालत की शक्तियां मिली हुई है ताकि वो किसी भी मामले को सुलझा सके। अपील फ्रॉम दिस ट्रिब्यूनल शैल बी अलाउड ओनली टू द हाई कोर्ट। यस, देयर इज नो अदर जुडिशियल मैकेनिज्म वेयर यू कैन अपील फॉर द डिसीजन ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल। यू ओनली हैव टू अपील टू द हाई कोर्ट within 90 days from the date of award, but no appeal allowed if the claim amount is less than ₹1 lakh। yes, तो 1 लाख से कम के मामले में, 1 लाख से कम के क्लेम मामलों में हाई कोर्ट में आप कोई अपील जो है वो नहीं कर सकते, मगर उससे अधिक मामलों में ही आपको अपील करने की इजाजत मिलती है, और वो भी मात्र और मात्र प्रत्यक्ष हाई कोर्ट में। द जुरिस्डिक्शन ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल इज एक्सक्लूसिव एंड कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड अपॉन बाय एनी अदर सिविल कोर्ट। यस, तो इस क्लेम ट्रिब्यूनल को जो शक्ति मिली हुई है, जो न्यायिक शक्तियां मिली हुई है, वो विशेष है, और कोई भी दीवानी अदालत
इन क्लेम ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस को ओवररूल नहीं कर सकते, उनके निर्णयों को ओवररूल नहीं कर सकते हैं। फिर 12वां अध्याय जो कि अपराधों के बारे में बात करता है, चैप्टर 13 of the act provides offenses under motor vehicle act 1988, the following if committed are liable to be punished under this act. Yes, so this is the list which is continued in the next slide too. ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो कि अपने आप में इस कानून के द्वारा अपराधित घोषित की गई है, और यह चीजें अगर की जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा तो वे दोषी पाए जाते हैं और उन्हें सजा का प्रावधान भी है। ए, any violation of any driving regulation notified by the central government under section 118 of the act. Yes, any violation. ठीक है, अगर ड्रिंक एंड ड्राइव की जो है बात की गई है कि भाई डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो अगर आपने ड्रिंक एंड ड्राइव किया तो इट विल बी ए ऑफेंस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया था कि भाई आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, मगर फिर भी किया तो इट विल बी ऑफेंस। यह एक एग्जाम्पल है। अन्य ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर हमारे सामने रखी जाती है और हमें उसे नहीं करने के लिए बोला जाता है। दूसरा, ए पर्सन ट्रैवलिंग इन स्टेज कैरियर विदाउट ए प्रॉपर पास और टिकट or fails to produce the same for examining shall be penalized with a fine of ₹500. Further, a conductor shall be penalized for failure to issue proper tickets or a holder of a permit of a contract carriage refusing to comply with the contract also shall be penalized. Yes, तो यहाँ अगर कोई भी स्टेज करियर में कोई भी व्यक्ति बिना टिकट के बिना पास के मुसाफरी कर रहा है तो इन दैट केस ही शुड बी पेनलाइज्ड बाय ₹500। और अगर कंडक्टर जो है वो असफल रहता है ऐसा लोगों को पहचानने में तो उन्हें भी यहाँ दंड हो सकता है, उसके भी प्रावधान है। फिर उसके पश्चात देखें, ये बात रही ए और बी की, फिर उसके पश्चात देखें तो allowing any person to drive a vehicle not permitted to drive because of the absence of license or any other reason shall also be punishable. Yes, driving without license, बच्चों के द्वारा जो वाहन चलाए जाते हैं वो भी अपराध है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस ना हो उसके द्वारा सार्वजनिक रास्तों के ऊपर वाहन चलाना भी अपराध है। देन ड्राइविंग ए व्हीकल अबाउट द स्पीड लिमिट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर द एक्ट। रोड पर अगर आप रोड साइंस देखें तो अलग अलग जगहों पर स्पीड लिमिट रखे होते हैं। ठीक है, वहाँ की डिग्री, एक्सीडेंट एरिया की डिग्री, अगर आजू बाजू में स्कूल है, कोई जो है रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो यहाँ स्पीड लिमिट जो है वहाँ सेट की हुई थी। अगर आप स्पीड लिमिट के बियॉन्ड चल रहे हैं then you can be punished. फिर any person who drives a motor vehicle at a speed or in a manner on a road that is dangerous for the safety of others shall be liable for the penalty, यानी कि rash driving is also punishable. Then a person driving any vehicle under the influence of any intoxicating substance above the specified limit will also be liable under the act, यानी कि drink and drive which is punishable. उसके बाद if any person who is aware of his medical condition or disabilities drive any vehicle which results in danger to the members of the public will be punished. Yes, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पता है अपनी शारीरिक असक्षमता है मगर फिर भी वो वाहन चलाता है सार्वजनिक रास्तों पर और दूसरों की जो जिंदगी है वो जोखिम में डालता है तो वो व्यक्ति भी दंड के पात्र है। फिर any person who takes part in any racing or speed trial competition without the permission of the appropriate government shall also be liable. Yes, कोई भी ऐसी मोटर वाहन रेसेस जो कि यहाँ भारत में प्रतिबंधित है, जिसके ऊपर भारत में प्रतिबंध है, ठीक है, ताकि मार्ग अकस्मात से बचा जा सके, अन्य कोई दुर्घटना से बचा जा सके, मगर फिर भी कोई व्यक्ति उसमें हिस्सा ले रहा है तो वो भी अपने आप में दंड के पात्र है। एंड लास्टली एनी अदर ऑफेंसेस एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट अंडर चैप्टर 13, यानी कि 13वें अध्याय में अन्य कोई भी ऐसे अपराध जो इस कानून में लिखित है वो सारे के सारे अपराध दंड के पात्र है, सजा के पात्र है। तो दिस वाज द लिस्ट ऑफ द ऑफेंसेस विच आर आइडेंटिफाइड बाय दिस पर्टिकुलर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अब हमें 13वां अध्याय देखना है जो कि रोड सेफ्टी काउंसिल एंड कमेटी की बात करता है, क्योंकि अब इस बढ़ते आबादी की इस समस्या में रोड सेफ्टी जो है वो एक अनिवार्य तत्व हो गया है, तो यहाँ उनके लिए भी परिषद एवं कमेटियों का प्रावधान है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट रोड सेफ्टी काउंसिल्स एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स विथ वन चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर्स एज इट मे नोटिफाई। District Road Safety Committee shall also be constituted under this act by the state government. Yes, District Road Safety Committee.
These councils and committees shall discharge the function to uphold the objectives of the act, and they will lay down in clear terms by the government as per section 215 of the act. Yes, तो यहाँ उनको मात्र और मात्र रोड सेफ्टी संबंधी जो इस कानून का उद्देश्य है वो देखना है, साथ ही में विभिन्न सरकारों के द्वारा जो जो ऐसे नीति नियम बनाए गए हैं रोड सेफ्टी के लिए उनको भी लागू करवाना है, उनके ऊपर भी विचार विमर्श करने का प्रावधान यहाँ इन कमिटी एवं इन परिषद को मिला हुआ है। अब आखिरी अध्याय है जो कि रोड सेफ्टी बोर्ड के बारे में बात करता है कि देयर शुड बी ए रोड सेफ्टी बोर्ड 2. A road safety board would be constituted by the central government as per the act of as per the section 215B of this act, and it shall consist of a chairman and other notified members. This board shall advise the central and state government regarding matters of road safety, specifically dealing with the standards of design and manufacturing of motor vehicles, registration and licensing of motor vehicles, optimum utilization of road transport ecosystem, promotion of new technology, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ इस बोर्ड के ऊपर है कि जो है इस कानून का क्रियान्वयन तो अच्छी तरीके से हो ही हो, मगर इस कानून के तहत जो जो परवानगियाँ इश्यू हो रही है, जो जो परमिशंस परमिट्स एक्सेट्रा इश्यू हो रहा है, लाइसेंस इश्यू हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें इस बोर्ड के द्वारा इसका उनके ऊपर जो है मॉनिटरिंग की जाएगी. ठीक है, तो ये रहा चौथा अध्याय. अब हमें अमेंडमेंट के बारे में देखना है. दो मुख्य अमेंडमेंट, एक 2000 में, एक 2019 में. सबसे प्रथम शुरू करेंगे 2000 से. 3 बिंदु देखने हैं. सबसे प्रथम फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकुलर एमिशन. यस, तो ये इस संशोधन का प्रथम भाग था कि अब यह कानून जो है वो वाहनों के द्वारा उत्सर्जित कार्बन में कटौती के लिए काम करेगा, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेगा. दूसरा, टू ब्रिंग स्कूल बस अंडर द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट. यस, प्रायर टू द अमेंडमेंट ऑफ 2000 school buses were not under the ambit of this act. Accordingly, they were not termed as a motor vehicle according to this act. ठीक है, तो अब यहाँ उनको भी इस एम्बिट में लाना ताकि उनके ऊपर भी जो है सारे के सारे प्रावधान इस कानून के, सारे के सारे नीति नियम वो लागू हो सके. एंड लास्टली ऑल्सो मेड परमिट कंपल्सरी फॉर स्कूल बसेस. और स्कूल बसेस के लिए परमिट भी कंपल्सरी बना दी विथ नेशनल जो है ट्रांसपोर्ट रजिस्टर. फिर उसके बाद 2019 का देखें संशोधन, तो 3 बिंदु है इसमें भी, जिनमें सबसे प्रथम है मेड प्रोविजंस फॉर द फैसिलिटेटिंग ग्रांट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंसेस. यस, तो लर्निंग लाइसेंसेस जो है वो उसका जो पूरा ढांचा है वो ऑनलाइन कर दिया, डिजिटल कर दिया. प्रोवाइडिंग इजियर कोड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेशंस सो दैट प्रोसेस कुड एक्सपीडिएट. इजियर कोड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेशन, पूरी की पूरी जो क्लेम प्रोसेस है वो तेजी से हो सके. एंड लास्टली ऑल्सो फाइन्स एंड पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट वर इंक्रीज्ड. इनफैक्ट इट डबल्ड. ठीक है, दे वर इंक्रीज्ड 2 times. प्रायर पेनल्टी फॉर वायोलेटिंग योर हेलमेट रूल was 100, but after this amendment it is increased 100%, which means now it became 200. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो जुर्माना है एवं जो दंड है आर्थिक जुर्माना उसमें भी इजाफा इस 2019 के संशोधन के द्वारा किया गया है. तो ये इसके अमेंडमेंट्स की बात थी. अब हमें इसके आलोचना के बारे में थोड़ा समझना है एवं इसके महत्व के बारे में देखना है. दोनों पक्ष है, एक बाजू आलोचनात्मक बिंदु है, दूसरे बाजू महत्व के बिंदु है. शुरू करेंगे आलोचना से, जिनमें 3 बिंदु है. सबसे प्रथम कहता है बेसिक प्रॉब्लम विद दिस एक्ट इज लैक ऑफ बेसिक सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पुलिस एंड प्रोफेशनल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट. यस, तो यहाँ बेसिक प्रॉब्लम ही ये है कि यह कानून तो बहुत ही अच्छा है, मगर इस कानून का क्रियान्वयन, इसका इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा करवाया जाए? प्रोफेशनल्स के द्वारा करवाया जाए, पुलिस के द्वारा करवाया जाए, किसके द्वारा करवाया जाए? देन दूसरा बिंदु, फाइन्स अंडर दिस एक्ट आर हाई बट इंप्लीमेंटिंग मशीनरी इज नॉट इफेक्टिव इनफ. यस, फाइन्स आर हाई, और इतना हाई है कि दे आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इनफ टू कर्ब ट्रैफिक वायोलेशंस. मगर इंप्लीमेंटेशन जो अथॉरिटी है, जो एनफोर्समेंट अथॉरिटी है, वो अपने आप में इतनी इफेक्टिव नहीं है. ये इसका दूसरा आलोचना का बिंदु है. तीसरा बिंदु कहता है एक्ट फेल्स टू कीप अप with the provisions of a federalism. The central government has garnered too much power. Yes, तो यहाँ यह कानून में फेडरलिज्म की जो भावना है
उसे भुला दिया गया है, जो समन्वयवाद है वो, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार में अधिक शक्तियाँ केंद्रीयकृत की गई है। केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों की तुलना में। तो यहाँ ये इसका तीसरा आलोचना का बिंदु है। ऑन द अदर साइड, अगर इंपॉर्टेंट की बात करो तो ये कानून इंपॉर्टेंट तो यही है क्योंकि पूरे रोड ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को यह अपने आप में रेगुलेट करता है। सबसे प्रथम बिंदु, एक्ट हैज इंपॉर्टेंट प्रोविजंस विच आर लाउडेबल लाइक प्रोविजंस फॉर नो फॉल्ट लायबिलिटी। यस, इस कानून में कुछ ऐसा प्रावधान है जो कि अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसका उदाहरण जो है वो है नो फॉल्ट लायबिलिटी, यानी कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी। देन आफ्टर, इट अलाउज विक्टिम टू रिसीव कंपनसेशन विदाउट हैविंग टू प्रूव देयर पॉइंट इन लॉन्ग ड्रॉन कोर्ट बैटल्स। यस, तो वो बात ही निकल गई। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, कोई थर्ड पार्टी इंजर होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो द ओनर ऑफ द व्हीकल हु स्ट्रक इट is absolutely responsible, absolutely liable. Then after, also act also provides, for a claims tribunal which has a time bound procedure. Yes, यहाँ जो है claim tribunal यानी कि यह प्राधिकरण का भी प्रावधान करता है, उसकी भी स्थापना करता है, और उसकी जो प्रक्रिया है वो समयबद्ध है, यानी कि टाइम बाउंड है। उसे जो है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में मामले जो है उनको सुलटाना होगा। इट इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंडिया। यस, भारत में काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स है। कहा जाता है कि भारत की सबसे सफल ट्रिब्यूनल्स में, भारत के सबसे सफल प्राधिकरणों में से एक प्राधिकरण यहाँ ये क्लेम्स ट्रिब्यूनल का है। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु जो कहता है वो है कि डेफिनेशन ऑफ द एक्ट नॉट ओनली कवर्स द ओल्ड व्हीकल्स बट ऑल्सो इंक्लूड्स ई रिक्शो, ई कार्ट, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्ट। यस, न मात्र केवल पुराने वाहनों के पंजीकरण को ही देखता है यह कानून, मगर नई टेक्नोलॉजी वाले जो अलग अलग वाहन है उनको भी यहाँ देखता है। एंड लास्टली, एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स परमिट फॉर एजेंट्स, एग्रीगेटर्स, विच इज अ वेलकम मूव कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग यूज ऑफ टैक्सेस। यस, तो यहाँ ये भी एक अपने आप में इस कानून का नया भाव है। तो कुल मिलाकर यह पूरे के पूरे महत्व की चर्चा थी। आज यह बहुत ही लंबा जो उपाख्यान हुआ, मगर इस लंबे उपाख्यान में हमने संक्षिप्त में पूरे व्यापक कानून को देखा, पूरे मोटर व्हीकल अधिनियम के अलग अलग पहलू देखे जो कि परीक्षा संबंधी हो। साथ ही यह पूरा का पूरा जो आज का जो यह अधिनियम था, कानून था, वो यूपीएससी के अगर सिलेबस की बात करें, उसके साथ रिलेट करें तो जीएस पेपर 3 के साथ ही हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी है। प्लस इनडायरेक्टली हम जीएस पेपर 2 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यह गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉलिसी का भाग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीएस पेपर 2 और 3 के साथ आज के इस कानून को रिलेट कर सकते हैं। प्लस ये तो बात रही यूट्यूब की, मगर अगर आप चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट है, आज ही विजिट कीजिए। वहाँ से यह सारी माहितियाँ आपको ब्लॉग फॉर्म में मिल जाएगी। आप चाहे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो, आप चाहे हिंदी माध्यम के हो, दोनों की अनुकूल भाषा में वहाँ चीज़ें उपलब्ध है। प्लस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड PDF फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज समझनी थी। अगले उपाख्यान में मिलेंगे अगले एक और कानून के साथ, उसके एक गहन अभ्यास के साथ। तो अभी दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।